हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल लिली। और चाहे हम यहाँ पर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड रहे, आर्सेनल, रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना, लेकिन तुम सोचो कि एक ऐसी टीम जो कि हाल ही में ट्रेबल जीती है, उसमें यहाँ पर इतना बड़ा हमको रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज के अगर एपिसोड की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द अपडेट यहाँ पर हमारे मैनचेस्टर सिटी से रिगार्डिंग है। क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये निकल के आई है कि भैया रफीनिया को लेके आने का यहाँ पर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर रियद मारेज अब अपनी इस मैनचेस्टर सिटी की जर्नी को खत्म करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अल हाली के साथ यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है 35 मिलियन यूरोस के आसपास। टिपिकली आप कह सकते हो कि रियाद मारेज जैसे प्लेयर के लिए काफ़ी यहाँ पर जस्टिफाइड है, प्राइस टैग है। और यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का जो प्री सीजन का कैंप था उसमें भी रियाद मारेज को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा और इस पर्टिकुलर डील की वजह से हमको काफ़ी सारी डील या तो खत्म होती हुई दिखेंगी या फिर एक्चुअली में स्टार्ट होती हुई दिखेंगी। चाहे हम बात करें यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा का PSG, बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना, चाहे हम यहाँ पर बात करें जाओ फेलिक्स टू बार्सिलोना, या फिर हम बात करें रफीनिया टू मैनचेस्टर सिटी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो यहाँ पर अपन को ये समझना पड़ेगा कि रियद मारेज पिछले सीजन के खत्म होने यानी कि ट्रेबल जीतने के बाद से ही ऑब्वियसली उनका मन बन चुका था कि वो अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप कह सकते हो कि पेप गार्डियोला को ये जो बर्नार्डो सिल्वा वाला स्ट्रक्चर था जो कि वो यूज कर रहे थे, ऑफ कोर्स उनको रियद मारेज खिला रहे थे, रियद मारेज को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, बट ही वाज नॉट अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। ऐसे में यहाँ पर सऊदी का पैसा और एक नई ऑफ कोर्स यार वही वाली चीज हो जाती है ना कि लास्ट में फिर आपको एक हेफ्टी पे पैकेज अगर मिल जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। और साथ में अगर हम पिछले रिसेंट टाइम्स की बात करें तो प्रीमियर लीग के बड़े बड़े स्टार्स, चाहे हम टॉप 5 यूरोपियन लीग की बात करें तो बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर सऊदी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर भाई 3 साल की डील यहाँ पर साइन की गई है और ऊपर से आप कह सकते हो कि अल हाली का जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन था। सऊदी की अगर हम बात करें तो वो सैलरीज पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये भूल गए कि वो हाँ ट्रांसफर फी दे के भी उनको खरीद सकते हैं। और यहाँ पर 35 मिलियन की डील हुई है। लेकिन इस डील से कहीं ना कहीं अब ये दिमाग में आ रहा है कि यार ऑलरेडी क्या यहाँ पर रियद मारेज के जाने के बाद क्या सही में वो बर्नार्डो सिल्वा को भी जाने देंगे। और अगर मान के चलते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा रुकता है या जाना है तो इन दोनों ही केसेस में मैनचेस्टर सिटी की अप्रोच क्या रहेगी। देखो अगर रीसेंट रिपोर्ट्स की हम बात करें तो जो अंदर की खबर है वो यहाँ पर इस तरीके से बताई गई है कि अभी पेप गार्डियोला ये मान के चलते हैं कि कोल पाल्मर की बात करें या फिर हम बात करें फिल फोडन की, ये दोनों ही कैपेबल हैं कि वो उस स्पेस को भर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बर्नार्डो सिल्वा तो ऑलरेडी यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर की तरह बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यूलियन अल्वारेज को किस तरीके से एम्बेड किया जाए। लेकिन भैया जब बात आती है इतने बड़े प्लेयर की, क्योंकि रियद मारेज की अगर हम लेगेसी की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो भाई उसको तो भरना पड़ेगा ना। और यहां पर एक नाम निकल के आया है, बार्सिलोना का विंगर रफीनिया। अब देखो रफीनिया की स्टोरी भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम यहाँ पर बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात करें, उनको पैसा रेस करना है, उनको करना ही पड़ेगा। अगर उनको अपनी नई साइनिंग और जो पिछले सीजन के जो उन्होंने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा था उनको अगर रजिस्टर करना है तो करना ही पड़ेगा उनको पैसा रेज। ऐसे में यहाँ पर रफीनिया अड़ा हुआ है कि भाई वो अपनी बार्सिलोना की जर्नी को इतने आराम से तो खत्म नहीं करने वाला, पर्टिकुलरली तब जब उसका पिछला सीजन काफियों के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव था तो काफियों के हिसाब से वो नेट नेगेटिव था। ऐसे में यहाँ पर भाई अभी तक ये तो पता है कि सऊदी के कुछ क्लब हैं जो कि उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट है, लेकिन रफीनिया डिस्पाइट एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है वो मना करे जा रहा है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम है जो कि शायद से बुरा मत लगाना, लेकिन अगर ट्रॉफीज के बारे में बात करें तो मैनचेस्टर सिटी इस समय बार्सिलोना से काफी ज्यादा इक्विप्ड है। ट्रेबल जीत के आई है और आप कह सकते हो कि अगले साल भी ट्रेबल जीतने के लिए यहाँ पर पूरी फेवरेट रहेगी। ऐसे में अगर ऑफर आया, क्योंकि अभी तक जितनी भी बात हो रही है वो सारी पॉसिबिलिटी पे हो रही है, क्योंकि टेबल पे कॉन्क्रीट ऑफर तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैनचेस्टर सिटी ये मान के चलती है कि भाई हमको ये प्लेयर चाहिए तो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये कि जो प्लेयर का अभी तक का कन्विक्शन रहा है कि मैं जावी के प्लान में अपना बहुत बड़ा रोल निभा सकता हूं, वो किस हद तक यहाँ पे साथ रहेगा और जावी और बार्सिलोना का स्टैंड क्या रहेगा। और दूसरी चीज ये कि एक्चुअली में अगर मैनचेस्टर सिटी मान के भी चलती है कि भाई हमको रफीनिया लेना है तो वो कितने एक्सटेंट तक ऑफेंसिव लेगी, क्योंकि देखो उनको भी पता है कि हमारे पास इन हाउस सॉल्यूशन तो है, लेकिन हाँ ये है कि वो कितना ज्यादा है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको नाम बताया, कोल पाल्मर की बात करें या फिर हम यूलियन अल्वारेज की बात करें या फिर फिल फोडन की बात करें, और उसमें भी जब हम बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी की कि बर्नार्डो सिल्वा पे कहीं ना कहीं बार्सिलोना का पत्ता थोड़ी कटा है, भाई कट तो यहाँ पर PSG का भी जाएगा। और ऐसे में बताया गया है कि भाई PSG अपने एफर्ट्स को अब डबल डाउन करने वाली, क्योंकि उनको पता है कि अब मैनचेस्टर सिटी से नेगोशिएट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। भाई दूसरी चीज यहां पर यह है कि बार्सिलोना को तो आप कहीं ना कहीं मान के चल सकते हो कि वो रेस से बाहर हो जाएगी। देखो उसके पीछे एक रीजन ये बताया गया कि अब जो मैनचेस्टर सिटी का रुख रहेगा ना, भाई ऑलरेडी जो अपने प्लेयर को
बेचने में इंटरेस्टेड थी नहीं। देखो पेप का भी जर्गन क्लॉप वाला हिसाब है कि हम प्लेयर कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसके खिलाफ, उसके विल के खिलाफ या फिर उसके मन के खिलाफ उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैनचेस्टर सिटी के इस स्क्वाड में बर्नार्डो सिल्वा की एक अपनी जगह है जो कि कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन हाल ही में अगर सेकंड प्लेस आर्सेनल की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने 105 मिलियन में डेक्लन राइस की डील साइन की है, और कसीडो वाली डील जो साइन हो रही है, भाई मैनचेस्टर सिटी कहेगी कि हम क्यों पीछे रहे, भाई हम भी 100 मिलियन की वैल्यूएशन रखेंगे और इसको बार्सिलोना तो नहीं मीट करेगी। देखो करना चाहिए भी नहीं, डिस्पाइट कि आई थिंक यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा हर 100 मिलियन का हर एक पेनी यहाँ पर डिजर्व करता है, और वो कहीं ना कहीं उसकी काबिलियत है या फिर उसकी खूबी है कि भाई आप कह नहीं सकते कि 100 मिलियन ज्यादा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना की करंट सिचुएशन को देख के ये एक्चुअली में कोई स्मार्ट मूव होगा भी नहीं कि यहाँ पर अपने स्क्वाड में से वो बर्नार्डो पे 100 मिलियन खर्च कर दे। लेकिन पीएसजी तो कर सकती है। देखो पीएसजी जहाँ पैसों के मामले में तो इतनी ढीली ढाली नहीं रहेगी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी का ये रुख, जो कि मैंने ऑफकोर्स अभी कहा ना कि अगर आप रफीनिया पे जा रहे हो तो आप क्या रुख अपनाने वाले हो, और अगर आप, क्योंकि आपका रियद मारेज ऑलरेडी जाने वाला है, ऑलरेडी जा रहा है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि अभी हम यहाँ पर आयमरिक लेपोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर काइल वॉकर की बात करेंगे, और ऐसे में जाओ कैंसेलो भी निकलने के कगार पे है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्या वो बर्नार्डो सिल्वा को भी जाने देंगे। भाई ऑलरेडी गुंडोगन को आप लूज कर चुके हो। ऐसे में यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि पीएसजी किस हद तक यहाँ पर ऑफेंसिव लेगी, और मैनचेस्टर सिटी में पर्टिकुलरली पेप गार्डियोला यहां पर कितना डिफेंसिव रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी इंटर मियामी, क्योंकि भैया 6 हफ्ते के अंदर 1 मिलियन से 10 मिलियन का रास्ता यहां पर नाप दिया है इंटर मियामी ने। ऑफ कोर्स इसके पीछे आप कह सकते हो कि ठीक है जॉर्डी अल्बा का भी हो सकता है, लुइस सुआरेज, सर्जियो बुस्केट्स, लेकिन अल्टीमेटली तुमको भी पता है कि भाई यहां पर लियोनेल मेसी का जादू चला है। एंड डेफिनेटली भाई यहां पर अब इंटर मियामी की बात करें तो वो 4th मोस्ट फॉलोड टीम बन चुकी है, जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में। अगर हम अमेरिका की बात करें, यहाँ पर आई थिंक 3 और टीमें हैं। समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई लियोनेल मेसी ने 6 हफ्ते के अंदर इतना कर दिया। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर डेब्यू गेम के बाद, और आप देखो हैट्रिक होगी, उसके बाद बहुत सारे हाइज एंड अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसके बाद किस तरीके का इफेक्ट रहेगा। देखो मैंने अपने शॉर्ट्स में, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मैंने अपने शॉर्ट्स में यहाँ पर डेफिनेटली इस चीज को कंफर्म किया था कि भैया देखो फायदा तो बहुत तगड़ा होने वाला है, बस इस चीज पे नजरें टिक रहेंगी कि फायदा होगा कितना ज्यादा। इसी के साथ यार बात करें थोड़े से जाओ फेलिक्स वाले ड्रामे की, तो भैया देखो यहाँ पर अगर DROAS की रीसेंट रिपोर्ट की बात करें तो भैया जाओ फेलिक्स टू बार्सिलोना 90% कंफर्म बताया जा रहा है कि भाई ये 90% पॉसिबिलिटी है कि ये तो डील होके रहेगी। लेकिन इस डील की पॉसिबिलिटी में बात करने से पहले थोड़ी कहानी को हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो फेलिक्स ने ये जो कार्यक्रम रचा है, इसके पीछे क्या है। देखो हमने एथलेटिको मैड्रिड का वर्ष सुन लिया, हमने यहाँ पर चेल्सी का वर्ष पता है कि भाई चेल्सी भी इसका फायदा नहीं उठा पाई, एथलेटिको मैड्रिड भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होती हुई दिख रही है, ड्रेसिंग रूम का कहीं ना कहीं बहुत थक चुका है जाओ फेलिक्स के एटीट्यूड से, और कहीं ना कहीं उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है जो भी रीसेंट कमेंट्स उसने मारे हैं कि आप एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर होते हुए आप अपने इटर्नल राइवल को कैसे, आप ये कैसे कह सकते हो। या तो आपका ये हो कि आप यार आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो, या फिर आपको 2-3 साल हो गए हो छोड़े हुए, लेकिन आप अभी भी यहाँ पर उस क्लब के प्लेयर हो। लेकिन ऐसे में जाओ फेलिक्स की तरफ से भी एक कहानी है जो कि हमको समझना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि देखो यार सबसे पहले तो ये चीज है कि जाओ फेलिक्स को यहां पर उनकी जो जर्सी थी, वो भी जर्सी जो नंबर था वो भी ले लिया गया उनसे, साथ ही यहां पर उनको ट्रेनिंग से भी बाहर रखा जा रहा है, यानी कि उनको क्लब के फर्स्ट टीम जो प्लान्स होते हैं उससे भी उनको बाहर ही रखा जा रहा है। और यहां पर उनकी जगह ले ली है डिएगो सिमियोनी के बेटे ने, मतलब आई थिंक कोच के किसी बेटे ने, वो डिएगो सिमियोनी का बेटा है या फिर किसी और कोच का बेटा है, उसने यहां पर जगह ले ली है ट्रेनिंग में। ऐसे में यहां पर जाओ फेलिक्स को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा, और आप कह सकते हो कि अगर जाओ फेलिक्स की अगर वर्ड्स की बात करें तो वो वाला हिसाब है, इंतकाम देखेगी। लेकिन अगर बात करें डील की पॉसिबिलिटी में, तो देखो नंबर ऐसा बताया जा रहा है कि बार्सिलोना के ऑफिस में इस समय कैंप में नंबर्स को खगाला जा रहा है कि भैया अगर ये डील हमको करनी है तो हमको कितनी करनी पड़ेगी। साथ में ही फेरान टोरेस की बात करें, फिर फ्रैंक केसी की बात करें, इनको स्वैप डील में अगर डाल सकते हैं। अब तुम कहोगे कि यार फेरान टोरेस और फ्रैंक केसी इनको स्वैप डील में डालना, जबकि इनकी वर्थ है। भाई अगर तुमको फेरान टोरेस को अगर सेल ही करना है तो तुम एक प्राइस टैग रखोगे, या फिर अगर तुमको स्वैप डील करना है तो तुम सोचोगे कि यार अच्छी खासी डील होगी तभी स्वैप करेंगे। और फ्रैंक केसी की बात करें तो वो तो देखो प्योर यहाँ पर ट्रांसफर फी वाला हिसाब है, चाहे उसको जुवेंटस ले ले चाहे उसको कोई और क्लब ले ले। ऐसे में अगर बार्सिलोना ये डिसाइड कर रही है तो क्या सही में जाओ फेलिक्स के लिए सीरियस है। देखो कायदे से बताया जा रहा है कि जाओ फेलिक्स का ये जो ड्रीम है बार्सिलोना को ज्वाइन करने का, और एथलेटिको मैड्रिड का कहीं ना कहीं सरदर्द है कि भाई ठीक है तू जा यार यहाँ से। ऐसे में बार्सा ये मान के चलती है कि इस पूरी डील में हम बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में, यानी कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉन्क्रीट है तो हम फायदा तो बहुत आराम से उठा सकते हैं। ऐसे में काफी सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि जॉन लेपोर्ता की बात करें तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है शुरुआत से ही,
लाइक जाओ फेलिक्स में 2022 की अगर विंटर ट्रांसफर विंडो की बात करें तो वहां पर भी डील होती हुई रह गई थी, लाइक सब चीज हो गई थी, एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एथलेटिको मैड्रिड ने बैक डाउन कर दिया। और ये पॉसिबिलिटी अब जब वापस से समर ट्रांसफर विंडो 2023 में निकल के आई है तो बारसा इसको मिस नहीं करना चाहती। इसके अलावा यहाँ पर पीएसजी भी एक पॉसिबल डेस्टिनेशन है, लेकिन इसके अलावा जाओ फेलिक्स के पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली यहाँ पर अंडरटेकर की तरह सऊदी अरेबिया आ जाए तो अलग बात है। खैर, इसी के साथ यार बात करें थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रामे की, क्योंकि अब यह ड्रामा आप खत्म होता हुआ मान सकते हो और नेगेटिव में ही मान सकते हो। देखो, तुमको समझना पड़ेगा कि तुम सोचोगे कि कोई नई अपडेट है। देखो, नई अपडेट तो नहीं है, लेकिन अगर पुरानी अपडेट की बात करें तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि वो ही ऐसी अपडेट है कि मतलब खत्म। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगर हम ओनर्स की बात करें, ग्लेजर्स की बात करें, तो देखो उनकी जो वैल्यूएशन है उसको मीट नहीं किया गया है, ना ही इनियोस की तरफ से यानी कि सर जिम रैटक्लिफ और ना ही शेख अनथनथनी की तरफ से। डिस्पाइट यहां पर उन्होंने लगभग डॉलर्स की टर्म्स में बात करूं तो $6 बिलियन का ही ऑफर दिया है, लेकिन उनको $8 बिलियन का ऑफर चाहिए या फिर 7-8 बिलियन का ऑफर चाहिए। डिस्पाइट ग्लेजर्स बहुत सारे पैतरे आजमा रहा है कि भाई ये दोनों, देखो उनको बेचना है क्लब, लेकिन उनको क्लब अपने मुनाफे पे बेचना है। ऐसा नहीं है, काफी लोग कहें कि भाई अगर ग्लेजर्स को यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बेचना, इसका मतलब देयर इज अ लाइक हृदय परिवर्तन हो गया और अब वो यहाँ पर क्लब को वापस से एक्सेलेंस और क्लब के अचीवमेंट का पार्ट होना चाहते हैं, सक्सेस। नहीं 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 नहीं, उनको क्लब इसलिए नहीं बेचना क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा। अब बीइंग अ बिजनेसमैन मैं उनको यहाँ पर ज्यादा गाली नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर अब आपको मानना पड़ेगा कि काफी सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये ड्रामा कहीं ना कहीं सर्दियों तक भी चल सकता है। अगर आज अभी इसी समय अगर नया ओनर जाए तब भी वो पहले गेम से पहले नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओनरशिप में ट्रांसफॉर्म में फिर डायरेक्टर और ओनर का टेस्ट भी होता है, फिर बाकी सारे ड्रामे और पेपर वर्क भी होते हैं जिसमें लगभग 1-1.5 महीना जाता है। ऐसे में काफी सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि लगभग मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला सीजन भी हम ग्लेजर्स को एज अ ओनर भी देखने हैं। अब इसके अलावा देखो, मैं आपको फैक्ट भी बता देता हूं कि यहाँ पर ग्लेजर्स की तरफ से भी अगर आप इसको पीआर वर्क की मानो तो पीआर वर्क ही सही, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि डिस्पाइट कि यहाँ पर ओनरशिप का ड्रामा चल रहा है, यूनाइटेड के मैनेजर यानी टेन हैग पे अपना जो ट्रांसफर बजट है वो होगा, उसको 100-150 मिलियन मिलेंगे। और उसी के साथ अब तो एफएफपी का भी यहाँ पर ड्रामा चल रहा है तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, लेकिन इसी के साथ जो प्लेयर सेल्स होगी उसमें भी मदद मिलेगी, यानी कि टेन हैग को जो पैसा खर्च करना है उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। इसी के साथ यार बात करें यहाँ पर अब लिवरपूल की, तो भाई मैंने तुमको हाल ही में 1-2 एपिसोड पहले बताया था कैसे यहाँ पर फबिनियो को तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में नहीं लेके जाया गया जर्मनी में, जो इस समय लिवरपूल का प्री सीजन का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर भाई ये अल इत्तिहाद में चला ही जाएगा और एग्रीमेंट भी हो चुका है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जॉर्डन हेंडरसन जो कि काफी ज्यादा मतलब ऑफ कोर्स बीइंग अ कैप्टन ऑफ लिवरपूल जो कि इतना बड़ा क्लब है, और ऐसे में यहाँ पर सऊदी, और देखो ये थोड़ी रिच हिस्ट्री है कि यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो भी मतलब रहता है सऊदी का स्टैंड, या फिर लिवरपूल के अगर हम कैप्टन की बात करें, हेंडरसन की बात करें, तो जितना यहाँ पर वोकल रहे हैं तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा बैकलैश सुनने को मिल रहा है इनको लिवरपूल के फैन बेस और लिवरपूल के जितने भी सपोर्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन यहां पर भाई एक मेजर ट्विस्ट ये आ गया है कि जहां लिवरपूल 25 से 20-25-30 मिलियन के आसपास का प्राइस टैग मान के चल रही थी, 12 मिलियन में ये डील हो चुकी है और इतने सडन हो चुकी है कि यहां पर जॉर्डन हेंडरसन ने ट्रेनिंग कैंप छोड़ दिया है या छोड़ने वाले हैं, और वो स्ट्रेट अवे यहां पर नए क्लब को ज्वाइन करेंगे जो कि है अल इत्तेफाक। और यहां पर ऑलरेडी जो उनके नए मैनेजर है स्टीव जेरार्ड, उनसे यहां पर बात हो चुकी थी हेंडरसन की, और ये डील हमको कंप्लीट होती हुई दिख रही है। इसका मतलब जो अब यहां पर एक मेजर ट्विस्ट है, जो मेजर सर्च है मिडफील्डर की, वो बहुत तेज करनी पड़ेगी। और लिवरपूल आप कह सकते हो गरीबी में आटा गिला। देखो पैसा तो मिल रहा है उनको, चाहे हम यहाँ पर फबिनियो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हेंडरसन की बात करें, लेकिन इसके साथ जो उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है वो भी कोई सस्ते में आएंगे नहीं। क्योंकि जहां हम साउथहैम्पटन के मिडफील्डर रोमियो लाविया की बात करें, जिसको 50 से 55 मिलियन का ट्रांसफर फी रखा गया है, इसी के गाइडेंस में कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को देखा देखी में यहाँ पर ट्रांसफर फी सेट हो रही है ना, ये बहुत बड़ी घातक दिक्कत है इस समय प्रीमियर लीग या फिर टॉप 5 यूरोपियन लीग की बात करें। इसी के साथ यहाँ पर अगर और थोड़ी सी छोटी फ्लैश अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले बताया गया कि भाई हाल ही में जो पीएसजी और एम्बापे के बीच में जो मीटिंग होने वाली थी वो नहीं हुई। साथ ही यहाँ पर मैं तुमको बताया था कि जो रीसेंट ट्रेनिंग्स हुई है उसमें भी कोई ऑल्टरकेशन हुआ नहीं है नसीर अल खिलाफी और एम्बापे के बीच में, और इसके पीछे बताया गया कि ये पीएसजी की एक छोटी सी टैक्टिक्स है। वो बताना चाह रही है कि देखो एम्बापे को तो वो देखेंगे वो 31 जुलाई के बाद, लेकिन वो स्क्वाड में भी अपडेट देना चाहते हैं कि अब जो नई स्ट्रैटेजी है, जो नया विजन है क्लब का, वो सीधा सीधा है कि यहां पर ये स्क्वाड क्लब होने वाला है, ना कि सुपरस्टार क्लब। और
मतलब ये स्ट्रैटेजी वो समझ रहे हैं कि लियोनेल मेसी के जाने के बाद है, बट अभी भी नेमार वहाँ पर है और किलियन एम्बापे वहीं पर है, और किलियन एम्बापे की तो अभी भी स्ट्रैटेजी ये है कि वो 1 साल वहीं पर ही रहने वाला है। ऐसे में पर्टिकुलरली मेरे को ये देखना है कि इवन इफ अगर एम्बापे टू रियल मैड्रिड इस समर नहीं हुआ तो भाई आने वाला जो पूरा सीजन है उसमें कितने उछाल और कितने उतार चढ़ाव यहाँ पर होने वाले हैं और देखने वाले हैं हम, पर्टिकुलरली तब जब एम्बापे और पीएसजी के अगर हायरार्की की बात करें, रिलेशन बिल्कुल टूटा हुआ है। पिछले सीजन तो हम ये कह रहे थे कि रियल मैड्रिड पीएसजी में टूटा हुआ है, लेकिन इस बार तो रियल मैड्रिड पीएसजी में तो टूटा हुआ ही है, लेकिन एम्बापे और पीएसजी में भी पूरा टूटा हुआ है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो भाई ओबामेयांग ने ओलंपिक मार्सेल को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। डेफिनेटली भाई यहाँ पर 34 ईयर्स के जो ये स्ट्राइकर थे, इनका चेल्सी वाला जो सीजन था वो भी फ्लॉप रहा था, बार्सिलोना में फिर भी ठीक था, आर्सेनल में तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्स आउट कर दिया गया था मिकेल आर्टेटा की तरफ से। तो ही नीड्स टू बी एट हिज बेस्ट, और कहीं ना कहीं अपने करियर को रीइग्नाइट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच लीग को जरूरी समझा, एंड आई थिंक इट कुड बी गुड। एलेक्सिस सैंचेज की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो गुड, चाहे हम यहाँ पर अलेक्जेंडर लाकाजेट की बात करें। इसी के साथ भाई जोस्को ग्वार्डियोल भाई यहाँ पर नए डिफेंडर होने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी के, और इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर आयोमेरिक लेपोर्ट अब कहीं ना कहीं डेफिनेटली अपना जो बैग है वो पैक करते हुए दिखेंगे। ग्वार्डियोल जैसा प्लेयर भाई पेप गार्डियोला के अंडर बहुत एपिक होने वाला है, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्लेयर इन मैनचेस्टर सिटी जर्सी एंड प्लेइंग इन एहतियात, क्योंकि भाई ये प्लेयर पर्टिकुलरली गार्डियोला के अंडर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। एंड जो पिछले सीजन में हम देख रहे हैं ना कि जॉन स्टोन्स को नंबर 6 पे रख दिया, बर्नार्डो को वहाँ खिलाया, गुंडोगान को एक नया रोल, और उसमें आप यहाँ पर देखो कि ग्वार्डियोल एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑलरेडी अपने पोजीशन में वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से जहाँ पर टैक्टिकल चेंज किए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। इसी के साथ यहाँ पर भाई क्वाड्राडो ने ज्वाइन कर लिया है इंटर मिलान को 1 सीजन के लिए। आपको समझना पड़ेगा कि इंटर और युवेंटस में एक अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई। यहाँ पर इंटर मिलान ने जो उनके अल्ट्रास थे, उन्होंने यहाँ पर युवेंटस के इस बंदे के साथ, प्लेयर के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए जिससे वो बता सकेंगे भाई इस क्लब के वैल्यूज़ क्या हैं। और ये सब तब आ रहा है जब लुकाकू यहाँ पर इंटर को डिच करके युवेंटस ज्वाइन करने वाले, और युवेंटस को छोड़ के यहाँ पर इन्होंने इंटर ज्वाइन किया। काफ़ी सारे युवेंटस के जो फैंस हैं उन्होंने यहाँ पर ट्रेटर का टैग दिया है क्वाड्राडो को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट इटर्नल राइवल को ज्वाइन किया है 1 सीजन पे। और पता है लाइक आई थिंक इंटर के जो फैंस हैं उन्होंने तो ठीक है ज़्यादा कुछ वेलकम किया है, उन्होंने तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर आई थिंक उन्होंने भी नहीं किया है। हाँ, आई थिंक उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया और काफ़ी गाली वाली बकी हैं। बाकी देखना पड़ेगा यार, सीरिया में तो चलता रहता है, सीरिया के क्लब्स की थोड़ी सी राइवलरी अलग ही लेवल पे चलती है।